आर्ट्स की बातचीत कर लेते हैं, यानी कि डीमार्ट की। और एक और एक्सपर्ट आज के फंडामेंटल नज़रिया देने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं जियोजीत फाइनेंशियल की गौरांग शाह। गौरांग सर, गुड मॉर्निंग, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। एवरेज सुपरमार्ट नतीजे तो इनलाइन हैं। रेवेन्यू में 20% का उछाल है, मुनाफे में 22% का उछाल है, मार्जिन हल्का सा इंप्रूव किया है और रिपोर्ट्स भी इस पर ठीक ठाक ही हैं। जेपी मॉर्गन ने टारगेट बढ़ा के करीब करीब 5,500 रुपये के आसपास कर दिया है। इसका डीमार्ट का 5,400 रुपये। आपको नतीजे कैसे लग रहे हैं और डीमार्ट पर आपका व्यू क्या है सर? क्या करना चाहिए किसी के पास अगर है तो? धन्यवाद अभिषेक आपका। आप सभी को शुभ प्रभात हमारे तरफ से। तो काफी लंबे समय से एवेन्यू सुपर मार्ट यानी कि डीमार्ट पर खरीदारी की राय रही है। थोड़ी बहुत चिंताएं पिछले वित्तीय वर्ष के दूसरी तीसरी तिमाही में हमें देखने मिले थे, जहां पर ग्रोथ को लेकर के थोड़ी बहुत अटकलें थी और आंकड़े जो आए थे नतीजे के, वो अनुमान से थोड़े बहुत नीचे थे। मैनेजमेंट की टिप्पणियां ये भी थी अभिषेक के आने वाले समय में वो बड़े शहरों में तो नए स्टोर्स खोलने के आप प्रयास करेंगे, लेकिन ज्यादा जोर टायर 2 टायर 3 और उसके नीचे स्टोर्स खोलने की बात कर रहे थे। और उसी विचारधारा पर उन्होंने काम किया और नतीजा यह है कि अच्छा खासा योगदान आपको चौतरफा बैलेंस शीट पर आते हुए दिखा है। हमारा आकलन और अनुमान ये कहता है कि आने वाले समय में जो नए स्टोर्स खोले जाएंगे वो ज्यादातर टायर 2 टायर 3 और उसके नीचे खोले जाएंगे। बुनियादी तर्क के आधार पर खरीदारी की राय है हमारी। और मेरे ख्याल से फुटफॉल्स जिस तरीके से बढ़ रहे हैं छोटे मझौले शहरों में, उसका योगदान बहुत अच्छा आ सकता है इसके बैलेंस शीट के ऊपर। ना चाहेंगे गौरांग सर, पीएफसी आरईसी में हम देख रहे हैं कि आज कमजोरी है। इस कमजोरी को क्या डिप को बाय करना है सर? आप तो खैर लंबी अवधि का ही व्यू देंगे, लेकिन बताइए क्या मौके बनेंगे इसमें? देखिए, जो खबरों के बारे में बातचीत कर रहे थे आपके संवाददाता, प्रोग्राम की जो शुरुआत हुई, मैं तब की बात कर रहा हूँ। लेकिन ये सिर्फ खबरें हैं। अभी तक निर्णायक तरीके से इस पे कोई कदम उठाया नहीं गया है। और हमारी सोच और समझ ये कहती है अभिषेक के, अगर ऊर्जा उत्पादन, ऊर्जा वितरीकरण, ऊर्जा उपकरण और ऊर्जा उत्पादन करने वाले जो प्लांट्स होते हैं, उनको वित्तीय सहायता देने वाली कंपनी, मिसाल के तौर पर पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, आईआरईडीए एक्सेट्रा वगैरह वगैरह, आरईसी वगैरह वगैरह, तो ये मैं एक पूर्ण क्षेत्र के ऊपर आपको राय दे रहा हूँ। कोई स्टॉक स्पेसिफिक यहाँ पर मैं बात नहीं कर रहा हूँ। तो जो भी कंपनियां ऊर्जा उत्पादन क्षमता या फिर नई ऊर्जा उत्पादन क्षमता खड़ी करने के लिए वित्तीय सहायता देगी, उसका कामकाज बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। वहां पर किसी भी तरह की पाबंदी या किसी भी तरह की रोक टोक लगाने से मेरे ख्याल से जो लक्ष्य है सरकार का ऊर्जा उत्पादन करने का, नई क्षमता, उसमें बाधाएं आ सकती है। तो ये खबरों को लेकर के थोड़ी बहुत नीचे के तरफ के दायरे हैं। हमें लग रहा है कि ये सब कंपनियां बहुत सक्षम और मजबूत है जहां तक कामकाज का सवाल है। और मैंने तो मैनेजमेंट को भी सुना था, आईआरईडीए के मैनेजमेंट को, कि किस प्रकार के उनके पास ऑर्डर बुक है और किस प्रकार से वो आने वाले 3 से 4 साल तक लगातार निरंतर कामकाज करते रहेंगे। तो एक खबरों को लेकर के अनिश्चितता का वातावरण है। और ये भी नहीं भूलना चाहिए कि जो भी कंपनियों का आपने जिक्र किया है, नाम लिया है, मिसाल के तौर पर पीएफसी, आरईसी, आईआरईडीए, ये सब काफी चल चुके हैं अभिषेक। तो थोड़ा बहुत करेक्शन आना भी लाजमी है। लेकिन पूरे ऊर्जा क्षेत्र पर हमारी बहुत मजबूत तरीके से पकड़ है। और ये इस क्षेत्र में जो सक्षम और मजबूत कंपनियां हैं, लंबी अवधि के लिए आप अपना निवेश वहां पर बना करके चले। आप देखना, कैश के मैं स्टॉक सबसे पता कर रहा हूँ। अ, एक शेयर आज हमारी लिस्ट में सर रेनबो चिल्ड्रंस के नाम से आ रहा है, बार बार अच्छा मूवमेंट दिखाता है। आज भी शेयर 9% ऊपर है। सर इस पे कवरेज है आपकी क्या? रेनबो चिल्ड्रंस, ये बच्चों का हॉस्पिटल है, बॉम्बे में काफ़ी फेमस है। तो डिम्पी, मेरे ख्याल से आईपीओ इसका कुछ समय पहले ही आया था, ज्यादा समय नहीं हुआ है। और आईपीओ नोट द्वारा मेरे ख्याल से आईपीओ में निवेश की तभी राय दी थी। हालांकि तभी वो जो स्तर था वो काफी नीचे था।
और मैं ये भी मानता हूँ डिम्पी के जिस प्रकार से पूरा हेल्थ केयर सेक्टर है, खास करके स्पेशलिटी एबल्स हॉस्पिटल्स जो है, जो एक अहमियत रखती है जहां तक इलाज का सवाल है, उन सब कंपनियों पर आपको बिल्कुल ध्यान देना चाहिए। हालांकि इस पर फिलहाल तो कवरेज नहीं है बुनियादी तर्क के आधार पर, लेकिन अगर आप फार्मा में सकारात्मक रुझान लेकर के चल रहे हैं तो मेरे ख्याल से हेल्थ केयर ये हो गई, इसकी बैलेंस शीट काफी अच्छी है रेनबो चिल्ड्रंस की। इसके सिवाय अपोलो हॉस्पिटल है, नारायण हृदयालय है, फोर्टिस हेल्थ केयर है। मेरे ख्याल से यहाँ पर भी आपको ध्यान देना चाहिए। अपोलो हॉस्पिटल्स, नारायण हृदयालय, यहाँ पे भी आप ध्यान दे सकते हैं। रेनबो चिल्ड्रन हॉस्पिटल्स पे भी आपको गौरांग जी ने व्यू बताया है। गौरांग जी, आपसे हम अलविदा लें उससे पहले हम आपसे एक बार पीएसयू काउंटर्स पे राय जानना चाहेंगे। देखिए, आज कई सारे काउंटर्स जो हैं करेक्ट हो रहे हैं, हालांकि मार्केट में वॉल्टिलिटी भी है। पीएफसी, आरईसी पे और इरडा पे खास तौर से आपने राय दी, पर क्या आपको लगता है कि कोई ऐसा खेमा है जहाँ पे एक अच्छे रनअप के बाद पीएसयू पैक में से एक प्रॉफिट बुकिंग करने की राय बनानी चाहिए? क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि पीएफसी, आरईसी हालांकि खबरों के दम पे फोकस में है, पर कई सारे पीएसयू बैंक्स, कोल इंडिया जैसे काउंटर्स, कुछ सरकारी मेटल काउंटर्स भी गिरावट का शिकार हो रहे हैं। आपकी राय पीएसयू पैक पे? दृष्टि ये नहीं भूलना चाहिए कि ये चल चुके थे, और अच्छा, ओके। इस प्रकार के बाजार में जब थोड़ा बहुत अनिश्चितता का वातावरण हो, और हमने पिछले ही हफ्ते हमारे ही चैनल ईटी नाउ स्वदेश पर राय दी थी कि बाजार शायद थोड़ा बहुत दायरेबंद कारोबार कर सकता है और उम्मीद रखनी चाहिए गिरावट की, न के ऊपर की तरफ के दायरे की। और पिछले हफ्ते ही शुक्रवार को एक नया सर्वोच्चम स्तर बना और एक बहुत ही भारी बिकवाली आई और करीबन 1% के आसपास की गिरावट सेंसेक्स और निफ्टी में हमने देखी, 1% से कम। सरकारी बैंकों को लेकर के हमारा वक्तव्य ये कहता है कि ऋण की मांग जिस प्रकार से बढ़ेगी, सृष्टि निरंतर आपको लोन बुक ग्रोथ होती हुई नजर आएगी। पिछले कई तिमाहियों से ग्रॉस नेट एनपीए नीचे आ रहे हैं और मेरे ख्याल से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नतीजे इसी हफ्ते हैं। उम्मीद करता हूं कि अनुमान के ऊपर आएंगे। तो देखिए, मुनाफा वसूली की राय सृष्टि निर्भर करता है निवेशक का क्या नजरिया है। अगर आपने केवल मात्र छोटी मध्यम अवधि के लिए नजरिया रखा है तो आप अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग करके उस हिसाब से आप कामकाज कीजिए। लेकिन अगर लंबी अवधि के लिए आपका निवेश है, मिसाल के तौर पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, पीएनबी, इन सब बैंकों पर लंबी अवधि के लिए खरीदारी की राय है। तो निकट के भविष्य के बारे में अगर आपको ज्यादा चिंता नहीं है और समय की पाबंदी नहीं है, मेरे ख्याल से लंबी अवधि के लिए सरकारी बैंकों में निवेश बना करके चलना चाहिए। ठीक है, तो लंबी अवधि के लिए अभी भी सरकारी बैंकों में आप निवेश अपना बना सकते हैं। ट्रेडिंग के लिहाज से थोड़ा उतार चढ़ाव ज़रूर जारी रह सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया गौरांग जी, ट्रेडिंग के लिहाज से, साथ ही अपने निवेश के नज़रिए के हिसाब से जो है क्या कुछ आपको रणनीति बतानी है वो बताने के लिए, और आज हमारे साथ सभी चर्चा में जुड़ने के लिए भी। पर इस बीच अगर हम एक बार देखें तो निफ्टी के टॉप गेनर्स में कई सारे आज आईटी काउंटर्स शामिल हैं। नाम के तौर पे इन्फोसिस सेकंड टॉप गेनर अब बन चुका है, लगभग 2% की यहाँ पे तेजी है। टीसीएस में 2% का उछाल हम देख रहे हैं। साथ ही एलटीआई, माइंडट्री, एचसीएल, टेक महिंद्रा, देखिए टॉप 10 गेनर्स में से 5 नाम तो आईटी पैक से ही हैं। इस बीच एक बार आपसे समझना चाहेंगे सुमित, कोई आईटी काउंटर जो कि आपके रेडार पे आ रहा हो, और क्या इस जो मार्केट के उतार चढ़ाव में आईटी कम से कम फिलहाल अपने आप को होल्ड करने में कायम है? क्या यहाँ पे कोई नजरिया है, कोई स्टॉक जो कि आपको अच्छा लग रहा हो? देखिए, यहाँ पे सबसे सेफ बेट जो मुझे लग रहा है वो बिल्कुल इन्फी का ही है। देखिए, चार्ट स्ट्रक्चर आप देखेंगे तो काफी अच्छा एक बेस फॉर्मेशन यहाँ पे बनाया हुआ है। परसों के सेशन में एक हैमर टाइप फॉर्मेशन है जो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पे दिखाता है। तो यहाँ पे आप मेंटेन कीजिए स्टॉप लॉस 1400 का ऑन द क्लोजिंग बेसिस। अगर ये क्लोजिंग बेसिस में 1400 से नीचे आएगा तो ही मैं यहाँ पे एग्जिट करूंगा। तो मुझे लग रहा है कि स्टॉक यहाँ पे जो पहला टारगेट यहाँ पे अचीव कर सकता है, डेट इज अराउंड 1515, 1515।